आज बात एक ऐसे डेवलपमेंट की जो भारत कनाडा के बीच के रिश्तों में शायद एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। काफी लंबे समय के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक बातचीत की। ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि भारत और कनाडा के संबंध बीते कुछ वर्षों में काफी तनावपूर्ण हो गए थे। आपको याद होगा कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार सत्ता में आए थे, तो भारत कनाडा संबंधों में एक पॉजिटिव माहौल था। लेकिन उनकी दूसरी टर्म में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई, क्योंकि ट्रूडो की सरकार अल्पमत में थी और उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी और उसके नेता जगमीत सिंह पर निर्भर रहना पड़ा। जगमीत सिंह खुले तौर पर खालिस्तान समर्थक एजेंडे के पक्ष में रहे हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ कई बार बयानबाजी की। ट्रूडो धीरे धीरे जगमीत सिंह के माउथपीस बन गए और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार गिर गई। लेकिन अब सीन बदला है। अब कनाडा में मार्क कार्ने की लिबरल पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है और वह कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे खास बात यह है कि उनकी कैबिनेट में अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया गया है, जो खुद भारतीय मूल की है और उनके माता पिता तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। यानी अब कनाडा में एक ऐसा नेतृत्व है जो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और उसी के तहत जयशंकर और आनंद की बातचीत हुई। एस जयशंकर ने ट्वीट करके इस बातचीत की जानकारी दी और लिखा कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ हुई बातचीत की सराहना की, भारत कनाडा संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा की और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। ये शब्द जितने सरल लगते हैं, इनके पीछे कूटनीतिक संदेश बहुत गहरा है। भारत ने कनाडा की ओर पहली बार सकारात्मक संकेत भेजा है और वो भी ऐसे समय पर जब G7 समिट कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसकी मेजबानी कर रहा है कनाडा। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कनाडा? दरअसल भारत और कनाडा के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर सालों से बातचीत चल रही है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो भारत को कनाडा के पेंशन फंड से भारी निवेश मिलेगा, एफडीआई में बूस्ट आएगा, साथ ही भारत को कनाडा के पास मौजूद क्रिटिकल मिनरल्स का सीधा लाभ मिलेगा। कनाडा के पास बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स जैस, पोटैश, पैलेडियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट आदि मौजूद हैं, जो आने वाले समय में बैटरियों, चिप निर्माण और रक्षा क्षेत्र में बेहद काम आने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को पुराने अपमान और आरोपों को भूल जाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, अगर इससे हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है। अगर कनाडा की नई सरकार भारत के साथ गंभीरता से रिश्ते सुधारना चाहती है, तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि आज कनाडा खुद एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के संकट से गुजर रहा है। हाल ही में अल्बर्टा प्रांत के लोगों ने आंदोलन किया कि वो कनाडा से अलग होकर अमेरिका का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी खालिस्तान समर्थकों को पालने वाला देश अब खुद टूटने के खतरे से जूझ रहा है। जयशंकर पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि भारत को तोड़ने वाले प्रयास खुद कनाडा को नुकसान देंगे और आज वो सच होता नजर आ रहा है। भारत को इस बार फिर G7 समिट में आमंत्रित किया जा सकता है, खासकर जब G7 देशों का फोकस अब चीन के इकोनॉमिक कोर्शन और आक्रामक विस्तारवाद को काउंटर करने पर है, तो भारत एक नेचुरल पार्टनर बनता है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत और कनाडा का रिश्ता और मजबूत हो सकता है, खासकर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में। खैर, जयशंकर और अनीता आनंद की यह पहली बातचीत केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक संकेत है कि भारत कनाडा संबंधों में अब एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर मार्क कार्ने अपनी चुनावी प्रतिबद्धता निभाते हैं, अगर अनीता आनंद भारत के साथ कूटनीतिक पुल बनाती है और अगर दोनों देश चीन और ग्लोबल चैलेंजेस को समझते हुए एक साथ काम करते हैं, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में भारत और कनाडा वैश्विक मंच पर एक साथ खड़े हो सकते हैं।